Assalamu alaikum students. I am Akil Ahmed, your teacher from the Accounts Only चैनल की जानिब से। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक थ्योरेटिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका नाम है हायर परचेज अकाउंटिंग। जिस तरह इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग होती है, इसी तरीके से हायर परचेज अकाउंटिंग होती है। आगे चलकर मैं इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग भी बताऊँगा आपको, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी बताऊँगा। ये अभी मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ पे जो आज हमारा लेक्चर चल रहा है थ्योरेटिकल, इसमें मैंने क्वेश्चन रेज़ किया है, व्हाट इज़ दी हायर परचेज अकाउंटिंग। हायर परचेज अकाउंटिंग क्या है, ये मैं थ्योरेटिकली आपको लिखकर अभी बताऊँगा इसका जवाब कि क्या अकाउंटिंग है। तो आप जुड़े रहिए, साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छे लगे तो आपसे रिक्वेस्ट यहीं पर कर रहे हैं आपसे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हम आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर, हायर परचेज, हायर HIRE, हायर परचेज, हायर परचेज is a financing, is a financing, is a financing arrangement, ARRANGEMENT, arrangement where the buyer purchases an assets such as, जैसे assets की एग्जाम्पल दे देते हैं, such as कार एक assets होता है, कार, और मशीनरी या कोई मशीनरी, और मशीनरी, ये assets की एग्जाम्पल दी हमने, मशीनरी, बट pays for it in इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसकी अदायगी करता है इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में, इन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में अदायगी करता है। इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हायर परचेज का एग्रीमेंट जितने वक्त के लिए बना होता है, जो असेट्स आप किस्तों में ख़रीद रहे होते हैं, जितना टाइम होता है उस टाइम के अंदर तक वो अपनी पेमेंट करता है, ये बताया गया है। बट पेज फॉर 8 इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉमा, इंस्टेड ऑफ पेइंग द फुल परचेज प्राइस, बजाय पूरी कीमत जो आपकी फिक्स एसेट्स है, कार है या मशीनरी है, एक साथ दे, प्राइस अप फ्रंट का मतलब होता है एडवांस के पूरे पैसे एक साथ में इस जुमले से कनेक्ट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ पेइंग द फुल परचेज प्राइस अप फ्रंट, यानी उसी वक्त एडवांस में दे दे, अप फ्रंट का मतलब होता है उसी वक्त दे दे और फिर चीज़ उठाए, नहीं, ये ओवर द टाइम, जो जितने का एग्रीमेंट बना होता है उतने वक्त तक वो अपनी
मंथली पेमेंट करता है, और जब पेमेंट मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद अभी हम आगे बताते हैं। द बायर टेक्स बायर बोलते हैं खरीदार को। द बायर टेक्स पोजीशन, कब्जा जो होता है, पोजीशन लेता है ऑफ द एसेट, ऑफ द एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एट द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट ये बताया है कि वो किस्तें अपनी जो है ओवर द टाइम पेमेंट करता रहता है, बजाय कि फुल टाइम पूरी कीमत एडवांस में कब्ज़ा लेने से पहले दे दे, किस करता रहता है। और एग्रीमेंट जिस वक्त वो एग्रीमेंट करता है 4 साल की किस्तों का, 5 साल की किस्तों का अदायगी का, और मंथली अदायगी उसमें लिख देता है कितनी देनी है, कितना इंटरेस्ट उसके अंदर देना है। तो आगे तो फिर क्या करता है, द बायर, हम बता रहे हैं यहाँ पे, द टेक पोजीशन, कब्जा ले लेता है बायर ऑफ द असेट एट द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। जिस वक्त एग्रीमेंट साइन करता है सेलर के पास बायर, उसी वक्त उस फिक्स असेट का कब्जा ले लेता है। फिक्स असेट में मैंने 2 मिसालें दी हैं, कार और मशीन की, जो भी है वो उसी वक्त कब्जा ले लेता है और किस्तें अपने टाइम के ऊपर देता रहता है। अभी यहाँ पर मैंने ऑनरशिप की बात नहीं करी है, क्या ऑनरशिप इसको ट्रांसफ़र हो गई है, ये नहीं, वो अभी नहीं करी है। ठीक है, यहाँ तक बात करिए। अब आ रहा हूँ ऑनरशिप तरफ, ये कॉमन लगा दिया। बट लीगल ओनरशिप, बट लीगल ओनरशिप रिमेन रहती है, रिमेन की माने रहती है, रिमेन्स किसके बाद, विद द सेलर के पास ही रहती है, विद द सेलर। कब तक रहती है, अनटिल, अब हम बता रहे हैं कब तक रहेगी, अनटिल द फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट इज मेड, जब तक आखिरी पेमेंट ना हो जाए। जब वो आखिरी पेमेंट कर देता है तो उसके बाद जो है, आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा नजर आए आपको। अब हम इसकी बात करते हैं आगे। वंस ये हमने फुल स्टॉप लगा दिया, वंस द फाइनल पेमेंट इज मेड, जब एक मरतबा आखिरी फुल पेमेंट यानी आखिरी जो किस्त ड्यू होती है वो अदा कर दी जाती है, जो आखिरी लास्ट किस्त होती है बायर वो अदा कर देता है। मेड ऑनरशिप, अब आ गए मलकियत उस फिक्स एसेट पे, ऑनरशिप ऑफ द एसेट, जो भी आपका फिक्स एसेट का नाम है, ऑफ द एसेट्स ट्रांसफ़र, अब ट्रांसफ़र होती है वो, ट्रांसफर्स टू द बायर, टू द बायर। तो इस तरह पता चला है कि हायर परचेज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो है
बायर जो होता है यानी ख़रीदार जो होता है सेलर से जो है कोई फिक्स असेट परचेज करता है। वो फिक्स असेट का कोई भी नाम हो सकता है, कार है, मशीनरी है, और उस खरीदता है और उस पर जो है अब उसकी एक मुद्दत होती है जो एक हायर परचेज एग्रीमेंट बनता है बायर और सेलर के दरमियान में। उस पेमेंट की मुद्दत लिखी जाती है कि इस फिक्स असेट की जो आपने ख़रीदा है 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, जितनी मुद्दत दोनों में रजामंदी होती है उस पे बनता है। उस मुद्दत तक आपने कितनी पेमेंट करनी है। इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, वो इंटरेस्ट लगा के ही बताता सारी चीज़ें, इतना इंटरेस्ट होगा, ये सब चीज़ें। और लेकिन उसी वक्त उसको कब्ज़ा तो हैंड ओवर कर देता है सेलर बायर को, लेकिन उसकी जो है लीगल ओनरशिप नहीं देता। लीगल ओनरशिप कब मिलती है उसको? लीगल ओनरशिप उस वक्त मिलती है जब आखिरी ड्यू पेमेंट अदा कर दी जाती है। बायर सेलर को अदा कर देता है तो वो ओनरशिप के जितनी भी लीगल ओनरशिप के दस्तावेज़ात होती हैं उसको हैंड ओवर कर देता है, उसको मालिक बना देता है। ये हायर परचेज का आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने बयान किया है। एक बार और बयान कर देता हूँ उसको मुख्तसर में। हायर परचेज एक मालियाती इंतज़ाम है जहाँ ख़रीदार कोई असासा यानी असेट जैसे कार या मशीनरी की मैंने एग्जांपल दी है, सच एज कार और मशीनरी की मैंने एग्जांपल दी है, ख़रीदता है। लेकिन ख़रीदारी की पूरी कीमत पेशगी अदा करने के बजाय, यानी हमने बताया था पूरी कीमत अब लफ्ज़ आया था अप फ्रंट का मतलब पेशगी अदा करने के बजाय एक मुद्दत तय कर लेते हैं, 3 साल, 4 साल, 5। एक मुद्दत के दौरान किस्तों में इसकी अदायगी करता है। ख़रीदार मुआहदे के आगाज़ पर असासे को अपने कब्ज़े में ले लेता है, लेकिन हतमी अदायगी तक कानूनी मलकियत बेचने वाले के पास रहती है, और जब तक फ़ाइनल पेमेंट ना हो जाए उस वक्त तक उसकी ऑनरशिप होती है वो सेलर के पास ही रहती है, बायर के पास नहीं आती है। एक बार जब हतमी अदायगी फ़ाइनल पेमेंट हो जाती है तो असेट्स की मलकियत ख़रीदार को मुंतकिल हो जाती है। ये तमाम बातें मैंने अभी इसके अंदर बताई ही हैं आपको। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको मुझसे अच्छी अकाउंटिंग आती होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के हवाले से मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। इसको आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट the buyer हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत खरीदार द बायर इज रिक्वायर्ड, उससे कहा जाता है उसे इज रिक्वायर्ड टू मेक करे रेगुलर बाकायदगी से पेमेंट अदायगियाँ पेमेंट्स टू द सेलर, फरोख्त कुनंदा को सेलर को टू द सेलर विच कंसिस्ट ऑफ, जो मुश्तमिल होती है, विच कंसिस्ट ऑफ बोथ, जिसमें दोनों शामिल होते हैं, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अदायगी में दोनों शामिल होती हैं। अदायगी प्रिंसिपल यानी असल अमाउंट, असल कॉस्ट होती है फिक्स एसेट की, उसमें इजाफी कॉस्ट जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, दोनों मिला के शामिल होती हैं अदायगियाँ। वो दोनों उसको करनी होती हैं। फुल स्टॉप। दी आगे करते हैं, आपको नजर आए। दी टोटल अमाउंट्स
द टोटल अमाउंट पेबल इंक्लूड क्या शामिल होता है इसके अंदर, जो हम टोटल अमाउंट देते हैं उसको फिक्स एसेट का इंक्लूड्स क्या क्या शामिल होता है, द कॉस्ट शामिल होती है, जिसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट का नाम दिया, द कॉस्ट ऑफ द एसेट एसेट प्लस इसके ऊपर क्या इजाफी देते हैं, प्लस द इंटरेस्ट सूद जो होता है, द इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लगाया जाता है इस पर चार्ज ऑन द अमाउंट फाइनेंस, जितने का आपको उधार में दिया है, फाइनेंस वही होता है जो आपको क्रेडिट में दिया जाता है, उस फाइनेंस में दिया है जितना रिमेनिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। फाइनेंस जो आपका जितना उसके पेमेंट करने के लिए आपके पास पड़ा हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। ठीक है, एक बात हो गई हमारी, मैंने इसको पूरा मफहूम क्लियर कर दिया। आपके लिए आसानी के लिए बताऊँ, हायर परचेज की ख़रीदारी के माहिदे के तहत ख़रीदार को बेचने वाले को बाकायदगी से अदायगी करने की ज़रूरत होती है। मैं उर्दू में बता रहा हूँ इस चीज़ को, जिसमें प्रिंसिपल यानी असल और सूद यानी इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। काबिल अदायगी कुल रकम में असेट्स की यानी असासे की कीमत के अलावा माली आनात की रकम पर वसूल किया जाने वाला सूद शामिल है। फाइनेंस जो हुई है उस पर जो वसूल किया जाना सूद शामिल है। जब तक आपका उधार की जितनी रकम पड़ उसके बाद बाकी है किस्तें बाकी हैं वो फाइनेंस है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं। थोड़ा सा और मैं इसको आगे आपको और क्लियर कर देता हूँ। हायर परचेज आगे करता हूँ मैं, आपको नजर आए। हायर परचेज इज ऑफन अक्सर यूज बाय बिजनेस अक्सर इस हायर परचेज को जो यूज़ करते हैं वो कारोबारी लोग करते हैं। तो एक्वायर उनको ज़रूरत होती है कोई चीज़ पूरे इतना पैसे नहीं होते एक साथ परचेज कर सकें, तो वो हायर परचेज पे यानी इंस्टॉलमेंट में के अंदर पेमेंट करते हैं और अपना कारोबार का काम चलाते हैं। टू एक्वायर माने हासिल करना, टू एक्वायर असेट्स सच एज, जैसे कि एसेट्स का नाम नहीं दिया, व्हीकल गाड़ियाँ हो सकती हैं, कोई कारोबारी इदारों को गाड़ियों की ज़रूरत होती है, इतना पैसा नहीं होता एक साथ कर सकें, तो हायर परचेज की पर गाड़ी ले लेते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं सेलर के साथ और उसकी बाकायदा रेगुलर किस्तें पेमेंट कर लेते हैं जो एग्रीमेंट में लिखी होती है, और जब फाइनल पेमेंट कर देते हैं तो फिर ऑनरशिप उनकी हो जाती है उसकी। व्हीकल्स हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, ये सब कारोबारी लोगों को अचानक ज़रूरत पड़ती है मशीनरी, जबकि इंस्टॉलमेंट सेल में एक आम आदमी या गरीब आदमी भी उसको परचेज़ करता है अपने इस्तेमाल के लिए। वो हम बताएंगे इसके बाद जो लेक्चर देंगे हम इंस्टॉलमेंट सेल को बताएंगे। इंस्टॉलमेंट सेल क्या है, तो हायर परचेज है, इसी तरह इंस्टॉलमेंट सेल क्या है। और इक्विपमेंट भी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए या कोई इक्विपमेंट किसी भी नौइयत का किसी नाम का, मेंट विदाउट having to pay for the full cost up front। फुल कॉस्ट अप फ्रंट के माने एडवांस, पूरी एक साथ अदायगी एडवांस होती है।
अप फ्रंट बोलते हैं इसको, अप फ्रंट। इट इज ऑल्सो यूज बाय कंज्यूमर्स इसको कंज्यूमर भी यानी सारिफ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस हायर परचेस अकाउंटिंग में सारिफ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका अक्सर बिजनेसमैन ही इसके अंदर डीलिंग करते हैं, लेकिन सारिफ के लिए भी इजाज़त है। टू फाइनेंस करे, टू फाइनेंस के माने उधार में ले यानी किस्तों में ले। टू फाइनेंस द परचेज ऑफ आइटम्स सच है, जैसे कि कार्स और फर्नीचर, क्योंकि उसकी ज़रूरत की चीज़ें यही हैं। एक कंज्यूमर की कार होगी, गाड़ियाँ की जो इस्तेमाल होता है, या फर्नीचर, घर के लिए फर्नीचर ले जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट, जहाँ तक का कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है इसके अंदर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ताकि अकाउंटिंग इतनी मुश्किल नहीं है। हायर परचेज के अंदर जब ज़रूरत पड़ेगी हम सवाल सामने रखेंगे एग्ज़ाम के, तो हम इसकी अकाउंटिंग भी करके दिखाएंगे टाइम के साथ। अभी मैंने सिर्फ इसका आपका कॉन्सेप्ट के लिए कराया है। ये कॉन्सेप्ट अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको अकाउंटिंग आती है, आपने बीकॉम किया हुआ है, आपने एमकॉम कर लिया है, आपने आईसीए में कर लिया, सीए कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है, इनके बारे में आपकी अगर नॉलेज नहीं होती या भूल चुके होते हैं, तो आप जवाब नहीं दे सकते। इसलिए मैंने सोचा कि आपको आसान ज़बान के अंदर ईजीली लिख कर कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूं कि ये कॉन्सेप्ट ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को द अकाउंट्स ओनली, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दिस वीडियो को टू अदर्स या समवन को, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर चुके हैं। मेरा नाम है अकील अहमद, जो है ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा देखिएगा आप, उसके अंदर हम ये जिस तरह हमने ये हायर परचेस अकाउंटिंग आपको सामने बताई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग बताएंगे, और दोनों बिल्कुल मिलती जुलती सेम ही सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या डिफरेंस होगा वो आप हम आपको उस वक्त बताएंगे कि इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग और जो है हायर परचेज अकाउंटिंग दोनों किस्तों में पेमेंट की जा रही है, दोनों में चीज़ का कब्जा दिया जाता है, तो इसमें फ़र्क क्या है वो हम वहाँ बताएंगे आपको। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।